हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आज की प्रश्नोत्तरी में हम जितने भी प्रश्न ले रहे हैं सभी प्रश्न हमारे गृह प्रबंधन यूनिट के एक ही टॉपिक से हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से आप जितने भी उत्प्रेरक बिंदुओं को पढ़ते हैं अपने गृह प्रबंधन के अंदर, निर्णय लेने को पढ़ते हैं, इसके साथ ही साथ व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं, फिर चाहे वो समय व्यवस्थापन हो, धन व्यवस्थापन हो या ऊर्जा व्यवस्थापन हो। तो व्यवस्थापन के दृष्टिकोण से यदि कार्य सरलीकरण टॉपिक को हम नहीं समझते हैं, यदि हम घर में विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना चाहते हैं और उसमें यदि हम कार्य सरलीकरण को नहीं समझ पाते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन को नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्थापन की प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ अधूरी सी रह जाती हैं, या उन प्रक्रियाओं का प्रतिफल वो प्राप्त नहीं होता है जिस प्रतिफल की आकांक्षा या जिस प्रतिफल की कामना करते हुए व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को निर्मित किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गृह प्रबंधन में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्य सरलीकरण गृह प्रबंधन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी भी तैयारी और इसको भी जानना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हम संसाधनों के विषय में जान रहे हैं, जितना हम व्यवस्थापन के विषय में जान रहे हैं और जितना हम विभिन्न उत्प्रेरक कारकों के बारे में जान रहे हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। इस बार मैंने प्रयास किया है कि मैं ऑप्शंस जो है वो लगे हुए क्वेश्चंस को आपके सामने शो नहीं करूं, सो दैट जैसे जैसे आप इसकी वीडियो को देखते चलें आप हाथों हाथ जो है अपने ऑप्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी जो है वो याद करने में आसानी होगी। यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ते ही आंसर्स देने का प्रयास करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में आपके भी सोचने विचारने का समय मिलेगा और तैयारी को आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट ऑप्शन लगे होते हैं तो मैं समझाने जाती हूँ उससे पहले ही आपको क्लियरली पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतता पूर्ण खोज करना। ठीक है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतता पूर्ण खोज करना। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आपको याद ही करनी होगी। ये परिभाषा निकिल एवं डोर्सी की है। किसकी है ये परिभाषा? ये परिभाषा निकिल एवं डोर्सी की है। जो परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि याद ही करना इसका जो है वो सबसे प्रमुख जो है वो उपाय है। ठीक है, इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करना ही इन प्रश्नों को तैयार करने का सबसे प्रमुख जो है उपाय है और ये आपको करना ही पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन सब तथ्यों को ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ कंसेप्ट की बातें हैं वहाँ कंसेप्ट चलते हैं, लेकिन जहाँ फैक्ट की बातें आती हैं, डेफिनेशंस की बातें आती हैं, जहाँ पे किसी प्रकार के कथनों की बातें आती हैं, वो आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। प्रश्न है कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि का सचेततापूर्ण खोज करना। ये कथन किसका है? तो ये कथन निखिल एवं डोर्सी का है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रास एवं क्रैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या प्रयोग में लिया? ग्रास एवं क्रैंडल ने कार्य सरलीकरण में क्या प्रयोग में लिया? हमारे सामने ऑप्शन है समय व्यवस्थापन को, हमारे सामने ऑप्शन है शक्ति व्यवस्थापन को, हमारे सामने ऑप्शन है मिश्रित व्यवस्थापन को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो तीसरा नंबर होगा। किसको लिया उन्होंने? ग्रास एवं क्रैंडल ने कार्य सरलीकरण में किसको प्रयोग में लिया? मिश्रित व्यवस्थापन को प्रयोग में लिया। और इस मिश्रित व्यवस्थापन में जो है वो क्या क्या शामिल किया गया? इस मिश्रित व्यवस्थापन में शक्ति व्यवस्थापन को भी शामिल किया गया और समय व्यवस्थापन को भी शामिल किया गया। अर्थात मिश्रित व्यवस्थापन की यदि हम लोग बात करें तो समय प्लस शक्ति, आप ऐसे समझ लें, समय प्लस शक्ति। यदि समय को व्यवस्थित करते हैं हम लोग
यदि शक्ति को व्यवस्थित करते हैं हम लोग तो समय व्यवस्थापन प्लस शक्ति व्यवस्थापन, इन दोनों को मिला करके मिश्रित व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को कार्य सरलीकरण हेतु जो है वो प्रयोग में लिया गया। किसके अकॉर्डिंग या किसके अनुसार? ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार। ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है। इन तथ्यों से आप बिल्कुल विचलित ना हो, इन तथ्यों से आप घबराएं बिना। आपको ध्यान रखना होगा ग्रास एवं क्रैंडल ने कार्य सरलीकरण में प्रयोग में किस व्यवस्था को लिया, तो उन्होंने समय को भी लिया और शक्ति को भी लिया, और इस हिसाब से इन दोनों के मेल से जो है मिश्रित व्यवस्थापन प्रक्रिया का निर्माण होता है। तो मिश्रित व्यवस्थापन को कार्य सरलीकरण के लिए ग्रास एवं क्रैंडल ने प्रयोग में लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, कार्य सरलीकरण के विषय में जानकारी मिलती है। जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है, हम किस तरीके से अपने कार्यों को सरल बना सकते हैं और किस तरीके से जो है हम किन प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं जिससे हमारे कार्य क्या हो, थोड़े से आसान हो, कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा हम ऊर्जा भी बचा सकें, थोड़ा समय भी बच सके और कहीं ना कहीं समय रहते ही हमारा कार्य पूरा हो सके। तो इसके लिए जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? यदि प्रदर्शन की बात करते हैं हम लोग, तो किसी भी तरीके से कोई हमारे सामने जो है डेमोन्स्ट्रेशन देता है, जब किसी तथ्य को प्रदर्शित करता है, कोई वस्तु है उसको प्रदर्शित करता है। मान लीजिए मार्केट में एक नया कुकर आया, ठीक है, मार्केट में एक नया कुकर आया जिसमें यदि हम चावल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं समय की बचत होती है, ठीक है, या दाल बनाते हैं तो दाल बनाने में भी समय की बचत होती है। तो जो नया कुकर आया वो यदि कहीं लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं तो लिटरेचर में पढ़ करके कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ही पढ़ के तथ्यों को तब तक नहीं समझ पाते हैं जबकि विजुअलाइजेशन उनके सामने क्रिएट न किया जाए, अर्थात वो पढ़ करके जो विजुअल्स है वो अपने सामने स्वयं नहीं बना पाते हैं, सेल्फ क्रिएशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उसी चीज को, उसी प्रोसेस को यदि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के उनके सामने जो है उसको एक्सप्लेन करता है या बताता है तो कई लोग क्या करते हैं, वहां से उन चीजों को सीखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एज इट इज वो चीज जो है, जो कुकर है, मान लीजिए एक तो मैं खुद पढ़ूं, ठीक है, तो पढ़ने में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, मैं अगर विजुअल क्रिएट नहीं कर पाती हूँ तो मेरी कोई पड़ोसी है वो आकर के बोलती है, अरे भाई कल तो मैंने जो है एक कुकर लिया, मैंने उसमें चावल भी डाल दिया, उसके हिसाब से पानी भी डाल दिया, ढक्कन को बंद किया, मैंने आंच पे रख दिया और उसको जो है गर्म होने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद ही एक सीटी बजी और एक सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया। जब खोल के देखा तो सारे जो चावल थे मेरे अच्छे से उबल गए थे। वो प्रयोग उसने किया लेकिन मेरे सामने उसने पूरा एक्सप्लेन किया। क्या किया उसने? एक्सप्लेन किया। तो कई बार क्या है, उस एक्सप्लेनेशन से मेरे सामने विजुअल क्रिएट होता है और ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन वही चीज यदि वो चावल बना रही हो, मैं अपनी पड़ोसन के घर में गई और उसी समय जो है वो क्या कर रही हो, चावल बना रही हो और मैं देखूं, मैं बोलूं कि अरे ये कौन सा नया बर्तन आ गया, तो वो बोले कि अरे यार बहुत आसान है, ये कटोरी से नाप के मैंने चावल डाला, ये कटोरी से नाप के मैंने उसमें पानी डाला, ये बंद किया, ये देखो चूल्हे पे चढ़ा दिया, दोनों मिलकर के साथ में चाय पी रही हैं, चाय पीते पीते साथ ही जो है उसमें विसिल आ गई, सीटी बज गई और पड़ोसन बोलती है कि ये लो जी चावल मेरा तैयार हो गया। अब उसके सामने जो है विसिल निकाल करके कुकर खोल करके दिखा दिया, तो जिसने उसको देखा, या मैं गई हूं मेरी पड़ोसन के पास, तो मैंने जब उसको देखा तो वो चीजें क्या हुई, सीधा ही मेरे दिमाग में बैठ गई। पूरा प्रोसेस जो है A to Z उस प्रोडक्ट के बारे में जो है मुझे कंप्लीटली उसी समय पे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई और मैं बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाई हुई और मैंने क्या किया, कार्य सरलीकरण के लिए उसको प्रयोग में लेना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कहीं कोई प्रदर्शन होता है, किसी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, तो वो एक तरीका जो है उससे हमें जो है वो कार्य सरलीकरण के विषय में जानकारी मिलती है। करेक्ट है ये। पत्रिकाओं के द्वारा, यानी कि कार्य सरलीकरण के संबंध में यदि कोई मेथोडोलॉजी आई है, यदि कोई विधि प्रॉपर आई है, हम उसको पढ़ सकते हैं पत्रिकाओं में। यदि कोई प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट को भी हम लोग पूरा पढ़ सकते हैं। यदि किसी तरीके की सर्विसेज लॉन्च हुई हैं तो हम उनको भी जो है वो पढ़ करके आसानी से अपने कार्यों को सरल बना सकते हैं। प्रेरणा के द्वारा,
प्रेरणा के द्वारा यदि किसी ने जो है अपने कार्यों को किया और करने के बाद वो सेटिस्फाई हुआ और वो यदि हमें बोलता है, यदि उसका काम अच्छे से हो गया और हमें बताता है, तो कहीं न कहीं उसके उस एक्सपीरियंस से हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं कि हम अपने कार्यों को भी अच्छी तरीके से करें और अपने कार्यों को सरल बना करके कहीं न कहीं व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को हम सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था आपका कुकर का, और मैंने आपको पहले बोला था कि पड़ोसन जब मेरे घर में आकर के पूरा एक्सप्लेन करती है, तो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि मैं जाऊँ देखूँ तभी उसको समझ में आए, नहीं। कई बार क्या होता है कि वो जो बता रही होती है उसके बताने पे हम विजुअल क्रिएट करते हैं और हम उसकी बातों पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्ट होना क्या है? कनेक्ट होना, उसने मुझे क्या दी, एक तरीके से प्रेरणा दी कि मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ और प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अपने कार्यों को सिंपल करूँ, अपने ऊर्जा की थोड़ी बचत करूँ, अपने समय की थोड़ी बचत करूँ, मेरा कार्य क्या हो, थोड़ा-सा सिंपल हो जाए। तो इस तरीके से जो है प्रेरणाओं के द्वारा भी जो है वो क्या होता है, कार्य सरलीकरण के विषय में जानकारी मिलती है। तो हमें प्रदर्शन के द्वारा भी मिल रही है, पत्रिकाओं के द्वारा भी मिल रही है और प्रेरणा के द्वारा भी मिल रही है। तो उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य सरलीकरण की मुख्य कितनी तकनीकी होती है? कार्य सरलीकरण की मुख्य कितनी तकनीकी होती है? यहाँ पे 7, 10, 2 और 5 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से यदि हम लोग देखें तो कार्य सरलीकरण की बेसिकली 2 तकनीकी होती है। कितनी होती है? 2 तकनीकी होती है। कौन-कौन सी होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, पता होगा। पहला है और दूसरा होता है पेन तथा पेंसिल तकनीकी। ठीक है, कार्य सरलीकरण की जो है 2 तकनीकियां होती हैं, 2 तकनीकी होती है। पहली कौन सी है? औपचारिक तकनीकी। औपचारिक तकनीकी यदि हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? ये सभी जगहों पे नहीं होता है, यह प्रयोगशालाओं में जो है वो बेसिकली होता है। प्रयोगशालाओं में या प्रयोगशालाओं में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल तरीके से जो है टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो है नियंत्रण के साथ जो है वो अपनाया जाता है। पेन और पेंसिल तकनीक की हम लोग बात करते हैं तो इसको आसानी से घर में प्रयोग में लिया जा सकता है। आसानी से गृहिणी द्वारा घर में प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, 2 तकनीकी होती हैं कार्य सरलीकरण की, ध्यान रखेंगे। औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से, और दूसरा होता है पेन तथा पेंसिल तकनीकी। औपचारिक की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि औपचारिक जैसा कि नाम ही आपको समझ में आ गया, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। पेन और पेंसिल विधि की जब हम लोग बात करते हैं या तकनीकी की बात करते हैं तो इसको आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है। गृहिणी जो है इत्मीनान से जो है इसको प्रयोग में लेती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है। औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है। यहाँ पे प्रश्न है औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा भाग नहीं है? साइकिल ग्राफ विधि, स्टॉप वॉच तकनीकी, पाथवे चार्ट और मेमो मोशन अध्ययन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि औपचारिक तकनीकी के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, औपचारिक तकनीकी के भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। जब हम ये समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन से नहीं हैं। तो औपचारिक तकनीक के भागों में आते हैं तो सबसे पहले माइक्रो मोशन फिल्म विधि होती है, फिल्म विश्लेषण, इनफैक्ट विश्लेषण। दूसरा जो है वो साइकिल ग्राफ होता है। तीसरा मेमो मोशन अध्ययन होता है और चौथा स्टॉप वॉच विधि होती है।
तो ये 4 विधियां होती हैं, औपचारिक तकनीकी का भाग है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन अध्ययन और स्टॉप वॉच विधि। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां जो है इसमें हैं जो कि इसका भाग है। तो सबसे पहले हम आते हैं साइकिल विधि। तो साइकिल विधि क्या है? औपचारिक तकनीकी का भाग है। दूसरा स्टॉप वॉच तकनीकी की बात करते हैं तो देखें स्टॉप वॉच विधि भी जो है इसके अंदर शामिल है, तो ये भी इसका भाग है। तीसरा हम पाथवे चार्ट की बात करते हैं। तो पाथवे चार्ट आप इसमें देखेंगे तो पाथवे चार्ट जो है इनमें कहीं भी जो है शो नहीं किया गया है, तो पाथवे चार्ट जो है इस विधि का भाग नहीं है। जबकि मेमो मोशन अध्ययन की हम लोग बात करें तो ये भी जो है इसका भाग है। तो प्रश्न हमारा था औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है, तो कौन सा औपचारिक तकनीकी का भाग नहीं है? तो पाथवे चार्ट वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर यानी कि कार्य सरलीकरण के अंदर जो पहली तकनीकी होती है जिसे हम औपचारिक तकनीकी कहते हैं उसका भाग नहीं है, बल्कि पाथवे चार्ट जो दूसरी तकनीकी होती है पेन एवं पेंसिल विधि या पेन एवं पेंसिल तकनीकी, ये उसका भाग होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखें अगला प्रश्न, प्रोसेस चार्ट कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीकी में शामिल है? प्रोसेस चार्ट कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीकी में शामिल है? यहाँ पे 2 तकनीकी दी हुई हैं बेसिकली, पेन और पेंसिल तकनीकी और औपचारिक तकनीकी। तो यदि हम औपचारिक तकनीकी को लेते हैं, यदि औपचारिक तकनीकी को लेते हैं और यहाँ पे हमने प्रोसेस चार्ट की बात की, आप पिछले प्रश्न में देखिए यहाँ पे औपचारिक तकनीकी को हमने देखा और औपचारिक तकनीकी में प्रोसेस चार्ट को एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें तो प्रोसेस चार्ट जो है वो कहीं भी इसमें शामिल नहीं है। प्रोसेस चार्ट औपचारिक तकनीकी के अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जब हम प्रोसेस चार्ट की बात करते हैं तो औपचारिक तकनीकी के अंदर प्रोसेस चार्ट जो है वो शामिल नहीं होता है। तो किसमें शामिल होगा? यहाँ पे सीधा ही जो है यदि आप देखेंगे तो पेन और पेंसिल तकनीकी के अंदर जो है इसे शामिल किया जाता है। पेन और पेंसिल तकनीकी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको जो है बेसिकली या इस तकनीकी के भी 4 भाग बताए गए हैं। ये चारों भाग यदि आपको याद रहेंगे तो कहीं भी जो है आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रोसेस चार्ट, दूसरा ऑपरेशन चार्ट, तीसरा मल्टीमैन चार्ट और चौथा होता है पाथवे चार्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो है वो तकनीकी यदि आप देखें तो पेन और पेंसिल तकनीकी जो कि कार्य सरलीकरण के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रोसेस चार्ट कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीकी है? तो प्रोसेस चार्ट जो है कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल तकनीकी होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रोसेस चार्ट तकनीक में चौकोर यानी कि स्क्वायर प्रतीक जो होता है वो किस तथ्य को दर्शाता है? जो प्रोसेस चार्ट बनाया जाता है उस प्रोसेस चार्ट के अंदर जो स्क्वायर होता है यानी कि जो चौकोर बनाया जाता है ये प्रतीक जो है किस तथ्य को दर्शाता है? तो अब ये प्रोसेस चार्ट में ये जो स्क्वायर है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली जो प्रोसेस चार्ट के जो प्रतीक हैं वो प्रतीक क्या होते हैं। आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रोसेस चार्ट के प्रतीक को देखें, प्रोसेस चार्ट के प्रतीक की हम लोग बात करें तो बेसिकली 5 प्रतीक जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यदि पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं तो पहले नंबर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ओवल शेप होता है। ठीक है, पहले नंबर का जो प्रतीक है वो क्या है? ओवल शेप है। दूसरे प्रतीक पे आते हैं तो दूसरा प्रतीक जो है वो क्या होता है? वृत्त होता है यानी कि सर्कल। तीसरे पे यदि हम आए तो तीसरा जो है यहाँ पे चौकोर, यहाँ पे चौकोर ये आ गया। चौथे की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे त्रिकोण आ जाता है। और 5वें में यदि हम लोग आए तो ये मिश्रित होता है। क्या होता है? ये मिश्रित होता है। इसमें अलग अलग कई तरीके से जो है वो मिश्रित आपको तथ्य जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, ये मिश्रित होता है। मिश्रित को जो है हम फिलिंग थोड़ी सी दे देते हैं तो ये मिश्रित इसके अंदर पता चल जाएगा।
ये आपके सामने जो है ये 5 प्रकार के प्रतीक आ गए। पांचों के जो है एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं। प्रतीक में जो है ये होता है अंडाकार। कहीं कहीं पे जो है इस शेप को जो है छोटे वृत्त की संज्ञा दी जाती है, यानी कि छोटा, ये ऐसे ही सर्किल बना करके इसको छोटा वृत्त भी कहा जाता है, छोटा वृत्त भी कहा जाता है। ये दूसरा है, इसे हम बड़ा वृत्त कहते हैं। यदि यहाँ पे आपने छोटा वृत्त लिखा तो ये बड़ा वृत्त हो जाएगा, या फिर यदि अंडाकार लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल वृत्त होगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका चौकोर, ये होगा त्रिभुज, और यहां पे होगा मिश्रित। अब सबसे पहले तो जो है ये 5 प्रतीक आप देख लें। इन 5 प्रतीकों को हम क्या वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर प्रयोग में लेते हैं। अब इनमें देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भाई छोटा वृत्त यदि प्रयोग में ले रहे हैं या अंडाकार हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं तो इसको क्यों प्रयोग में ले रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। एक व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाता है तब हम इस सिंबल का प्रयोग अपने चार्ट के अंदर करते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है व्यक्ति मूव कर रहा है तो हम ओवल शेप या फिर छोटा वृत्त यानी कि स्मॉल सर्किल का जो है वो प्रयोग करते हैं। दूसरा साइन है बड़ा वृत्त, यानी कि वृत्त सर्किल या फिर बिग सर्किल की बात करते हैं हम लोग। तो ये प्रतीक जो है यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता खड़ा है लेकिन अपने हाथों से कार्य कर रहा है, अपने हाथों से कार्य कर रहा है। छोटा वृत्त क्या दिखा रहा था कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करके जो है वो कार्य कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपना कार्य कर रहा है। जबकि बड़े वृत्त की बात करते हैं तो क्या है, बड़े वृत्त का सिंबल ये दर्शाता है कि व्यक्ति एक ही स्थान पे खड़ा है। जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ, ये एक तरीके से यदि मेरे वर्क सिंप्लीफिकेशन चार्ट के अंतर्गत यदि मुझे शो किया जाएगा तो बड़े वृत्त के अंतर्गत शो किया जाएगा कि मैं खड़ी हूँ एक जगह पे, अभी करंट सिचुएशन के अंदर एक ही जगह पे खड़ी हूँ, जबकि मेरा हाथ, मुंह और बॉडी मूवमेंट की यदि बात करें, सिर की बात करें, गर्दन की बात करें, पलकों की बात करें, तो ये क्या हो रहे हैं, थोड़े मूव हो रहे हैं। तो एक ही स्थान पे मैं खड़ी जरूर हूँ लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। तो एक ही स्थान पे खड़ा है कार्यकर्ता और क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। चौकोर की हम लोग बात करते हैं तो चौकोर में गुण या मात्रा का निरीक्षण करना, यानी कि जो कार्य करता है, जो व्यक्ति है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको इसका निरीक्षण करते हैं तो ये जो है चौकोर सिंबल के थ्रू जो है हम लोग दिखाते हैं। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके गुण और मात्रा का निरीक्षण करना कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये हम सिंबल कौन सा प्रयोग में लेते हैं, चौकोर प्रयोग में लेते हैं। त्रिभुज की यदि हम लोग बात करते हैं तो त्रिभुज का प्रयोग हम लोग उस सिचुएशन में करते हैं जबकि हमारे सामने ये परिलक्षित होता है कि इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात कार्यों में किसी तरीके की रुकावट है। तो यहां पे कार्य नहीं हो रहा है या फिर रुकावट है, ठीक है। यदि ये होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम त्रिभुज सिंबल का प्रयोग करते हैं। और लास्ट हम मिश्रित सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। इस मिश्रित सिंबल्स के अंदर देखें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हम सर्किल भी ले सकते हैं, इसके अंदर हम ये भी शो कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हम ये भी शो कर सकते हैं, या फिर इसको इन सब के अलावा जो है वो किसी कलर से हम हाईलाइटेड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मिश्रित शेप हो जाता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमें दर्शाता है कि एक समय में दो क्रियाएं हो रही हैं। एक समय में क्या हो रही हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, व्यक्ति
चल भी रहा है तो चलना एक क्रिया हो गया, और चलते चलते साथ में जो है वो कोई काम भी कर रहा है तो वो क्या हो गई, दूसरी क्रिया भी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं, चलते चलते यदि कोई चलते जा रहा है और फोन पे बातें करते जा रहा है तो चलना एक क्रिया हो गई, फोन पे बात करना एक क्रिया हो गई। ठीक है, दूसरा जो है, यदि आप चल रहे हैं और चलते चलते जो है आप आसानी से कोई सामान जो है वो पकड़ करके चल रहे हैं, यदि आप चल रहे हैं तो चलना एक क्रिया हो गया, प्लस सामान कुछ होल्ड करके सिर पे आप लेके चल रहे हैं या कंधे पे टांग के चल रहे हैं तो ये एक अलग जो है वो भार ढोने की या भार कैरी करने के लिए ये एक अलग से क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से ये 5 सिंबल होते हैं प्रोसेस चार्ट के लिए, जो है इनको प्रतीकों के रूप में जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। छोटे वृत्त की बात करें या अंडाकार शेप की बात करें तो एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे केवल जा रहा है, एक क्रिया कर रहा है, ध्यान रखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। दूसरा, बड़े वृत्त की बात करते हैं तो एक व्यक्ति क्या है, एक जगह पे खड़ा है, लेकिन खड़े होकर के भी वो हाथों को हिला करके वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। चौकोर की बात करते हैं तो व्यक्ति कर क्या रहा है, व्यक्ति कर क्या रहा है, जब हम इसका निरीक्षण करते हैं उसके गुणों का, उसकी मात्राओं का, कि कितना कर लिया और कर क्या रहा है, कितना बाकी है, जब इन सब चीजों का हम एक तरीके से निरीक्षण करते हैं तो वहां के लिए हम चौकोर सिंबल प्रयोग में लेते हैं। त्रिभुज की बात करते हैं तो कार्य में किसी तरीके की रुकावट आ गई है, बाधा आ गई है, कार्य रुक गया है, वहां पे त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। और मिश्रित की जब हम लोग बात करते हैं तो एक ही समय में क्या होती हैं, 2 क्रियाएं 3 क्रियाएं जब होती हैं तो वहां पे हम मिश्रित प्रयोग में लेते हैं। अब इस मिश्रित में जो है हम सर्किल के साथ ये भी प्रयोग में ले सकते हैं, हम सर्किल के साथ ये भी प्रयोग में ले सकते हैं, हम सर्किल के साथ ये भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये मिश्रित जो है वो सिंबल होते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था प्रोसेस चार्ट तकनीकी में चौकोर प्रतीक किस तथ्य को दर्शाता है। तो ये चौकोर प्रतीक है, ये किस तथ्य को दर्शा रहा है, ये जो है गुण और मात्रा का जो है एक तरीके से निरीक्षण कर रहा है। हम इस तथ्य को इससे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिया करना ये नहीं होगा, ठीक है, क्रिया करना जो है वो नहीं होगा। दूसरा, रुकावट की बात करें तो रुकावट जो है वो त्रिभुजाकार सिंबल यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। गुण या मात्रा का निरीक्षण करना, ये आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में यदि गति कर रहे हैं तो हम छोटे वृत्त का या फिर ओवल शेप का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रोसेस चार्ट में चौकोर या स्क्वायर प्रतीक किसके लिए होता है, तो गुण या मात्रा का निरीक्षण करने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती गिलबर्ट ने सर्वप्रथम अपने साहित्य में पाथवे चार्ट के संबंध में उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया, यहाँ पे ऑप्शंस है पिन विधि का, धागा विधि का, पिन और धागा विधि का, पिन धागा एवं तख्ता विधि का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पिन और धागा विधि। चूंकि जो है ये क्वेश्चन बहुत कम लोग जो है वो अटेम्प्ट कर पाए थे, बहुत कम लोगों ने किया था, सही बहुत कम लोगों ने किया था, इससे मुझे लगता है शायद इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो श्रीमती गिलबर्ट ने क्या किया था, इस विधि को अपनाने के लिए उन्होंने पिन और धागा इन दोनों को प्रयोग में लिया। सर्वप्रथम जो है उन्होंने मकान के एक नक्शे को जो है वो एक तख्ते पे जो है एक तरीके से तैयार किया। उसके बाद जो है जहां जहां पे भी जो है व्यक्ति जो है मुड़ता है, मुड़ करके कार्य करता है उस पर्टिकुलरली जो है वो नक्शे पे, वहां पे पिन की सहायता से जो है उसके जहां जहां से मुड़ता है वहां पे उसको जो है वो लगाया गया और धागे के प्रयोग से जो है उसको वहां पे उतना बांधा गया। तो जो धागे का आकार था उस आकार को जो है यहाँ पे वरीयता दी गई, धागे के आकार को वरीयता दी गई, जहां जहां पिन लगे हुए थे पिन को भी वरीयता दी गई। तो इस तरीके से श्रीमती गिलबर्ट ने जो है सर्वप्रथम अपने साहित्य में पाथवे चार्ट के संबंध में जो है वो पहले ही जो है उल्लेख कर दिया था। बाद में प्रयोगशाला में इसको प्रयोग में लिया गया और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम किया गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास था, श्रीमती गिलबर्ट ने सर्वप्रथम अपने साहित्य में पाथवे चार्ट के संबंध में उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था, ध्यान रखेंगे, पिन और धागे विधि का उल्लेख किया था, जिसको आगे चल के एक प्रॉपरली जो है प्रयोगशाला के अंदर जो है वो प्रयोग में ले करके इसको आगे विकसित किया गया या आगे इसके बारे में कार्य किया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, कार्य सरलीकरण के संबंध में हेनर का अध्ययन था। कार्य सरलीकरण के संबंध में हेनर का अध्ययन था। हेनर का अध्ययन किस पर था, रोटी बनाने से संबंधित, कुचले आलू बनाने से संबंधित, पालक धोने से संबंधित और वस्त्रों की धुलाई से संबंधित। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हेनर के जो एक्सपेरिमेंट थे या हेनर के जो प्रयोग थे वो बेसिकली कब किए गए थे और किन उद्देश्यों के साथ किए गए थे और किन के ऊपर किए गए थे। तो यदि हेनर के प्रयोगों को हम लोग देखें, कार्य
सरलीकरण के संदर्भ में, कार्य सरलीकरण के परिप्रेक्ष्य में तो कब किया गया था ये प्रयोग? सन 1943 में किया गया था। कब किया गया था ये प्रयोग? सन 1943 में किया गया था। और ये प्रयोग जो है वो किस पे था? कुचले आलू बनाने से, ठीक है, कुचले आलू जो है वो तैयार करने से जो है ये संबंधित जो है वो था। कब था? 1943 में था, हेनर के द्वारा कार्य सरलीकरण से संबंधित। क्या था प्रोसेस? प्रोसेस ये था कि आलू को जो है वो लेना है, ले करके इसको छीलना है और छील करके इसको क्या करना है? मैश करना है, यानी कि मसलना है। तो ये जो है बेसिक जो है प्रोसेस था, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि इसको कार्य को करने में एक तो समय क्या लग रहा है, दूसरे ऊर्जा क्या लग रही है। तो इस कार्य को यानी कि इस पर्टिकुलर प्रयोग से जो है निष्कर्ष ये निकला कि पहले तो आलू को जो है हम लोग थोड़ा सा रगड़ते हैं, रगड़ करके उसको साफ करते हैं, देन उसको छीलते हैं, छीलने के बाद फिर उसको मसलते हैं या मैश करते हैं। तो यहाँ पे जो है समय के साथ साथ शक्ति भी जो है वो लगती है। तो केवल आलू को जो है वो मैश करना एक हल्का काम नहीं हो सकता है। केवल मुंह से कह दिया कि आलू मैश ही तो करना था, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि अरे क्या कर लिया तुमने, आलू ही तो मैश किया है। लेकिन आलू मैश करने में भी आलू को आप थोड़ा सा जो है वो धोते हैं, उसको छीलते हैं, छीलने में भी समय जाता है, उसको आप मसलते हैं, मसलने में भी समय जाता है, समय तो जाता है सो जाता है, साथ में आपकी ऊर्जा भी जाती है। तो ये भी जो है कार्य सरलीकरण के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इस विषय में जो है वो शोध कार्य हेनर के द्वारा किया गया। सन 1943 में उन्होंने अपना प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने जो आलू है उसको कुचलने या मसलने या उसको जो है कुचले आलू बनाने में जो है वो इसके प्रयोग को दिखाया या दर्शाया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक एवं चुकंदर को बनाने का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? कार्य सरलीकरण के संबंध में पालक एवं चुकंदर को बनाने का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे पास ग्रास एवं इवर्ट ने, जेन्स लिंडरमैन ने, हैनर ने और लीर केम्प ने। तो यहाँ पे 3-4 में से एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही आउट कर दीजिए। हैनर की बात करते हैं तो कुचले आलूओं पे जो है उन्होंने प्रयोग किया था। अब 3 में से जो है वो एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो पालक एवं चुकंदर को बनाने का अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया? ग्रास एवं इवर्ट ने किया था। कब किया था? सन 1945 में। 1945 में जो है इस प्रकार का प्रयोग या अध्ययन जो है वो किया गया। इन्होंने बेसिकली जो प्रयोग किया उसका उद्देश्य रखा कि हाथों का प्रयोग, जब हम पालक और चुकंदर बनाते हैं तो उसमें हाथों का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली यदि आप देखें तो चाहे पालक साफ कर रहे हो चाहे चुकंदर साफ कर रहे हो, ज्यादातर हम राइट हैंड का यानी कि दाहिने हाथ का प्रयोग जो है सर्वाधिक करते हैं। यदि पालक को हमें तोड़ना हो, एक एक पालक को साफ करके निकालना हो, यदि चुकंदर को हमें छीलना हो या उसको कट करना हो, चॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जो है वो दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। या फिर उनको यदि हम इस तरीके से दबाते हैं या दबा करके उनके रस को निकालने की कोशिश करते हैं तो भी हम बायां नीचे रखते हैं, हम लेफ्ट हैंड को जो है इस तरीके से रखते हैं और इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं? चुकंदर या पालक को रखते हैं और हम इस हाथ का यानी कि राइट हैंड का अपना जो है सर्वाधिक प्रयोग करके हम इस तरीके से दबाते हैं तो उसका रस जो है वो निकलता है। तो इन्होंने प्रयोग ही इसी पे किया कि केवल राइट हैंड को ही हम क्यों प्रयोग में लें। इनका प्रयोग ही बेसिकली था कि पालक और चुकंदर को बनाने में बाएं हाथ का प्रयोग, बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड का प्रयोग। नॉर्मली हम क्या करते हैं? ज्यादातर राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड का कैसे प्रयोग करें। तो धीरे धीरे उन्होंने इस प्रयोग को किया और समझाने का प्रयास किया कि दाहिना हाथ जरूर इसके ऊपर जा रहा है, हम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बायां हाथ है ये भी जो है इक्वली तो नहीं लेकिन फिर भी इसके साथ क्रियाशील है, तभी हम इसको प्रेस कर पा रहे हैं। और अगेन एंड अगेन जब एक ही हाथ को हम लोग बार बार प्रयोग में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी इस हाथ की सर्वाधिक जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाएं हाथों का भी थोड़ा प्रयोग करें। अब आप जो ऐसे करके प्रेस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ऐसे करके इस तरीके से भी प्रेस कीजिए। जब आप पालक को इसमें पकड़ करके इससे तोड़ के पत्तियां इधर रख रहे हैं तो आप इस हाथ में पकड़ करके इससे तोड़ करके पत्तियों को इधर रखें। तो इस तरीके से इनके प्रयोगों से कार्य सरलीकरण के अंदर एक नया जो है आयाम विकसित हुआ और दाहिने हाथ का उपयोग जो कि सर्वाधिक हो रहा था कार्यों को करने के लिए घर के अंदर, उसमें जो है अब थोड़ा थोड़ा प्रयोग जो है बाएं हाथों का भी
होने लगा। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो आज की प्रश्नोत्तरी में कुल 10 प्रश्न शामिल थे। 10 प्रश्नों को जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। ये 10 प्रश्न कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन से संबंधित हैं। तो आप लोग आराम से इनको देखिए। अगली प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मैं आती रहूंगी और इसी तरीके से हम प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। और आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपके लिए काफी टफ है, आपकी तैयारी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको नहीं तैयार कर पा रहे हैं, नहीं अपने से कहीं से पढ़ पा रहे हैं, या यदि कहीं पढ़ रहे हैं वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका यदि सही लगता है तो आप जरूर मुझे उस टॉपिक के बारे में बताइएगा। मैं थ्योरी की क्लासेस भी जो है वो आगे लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रश्नोत्तरी तो चल ही रही है। धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे थ्योरी की क्लासेस भी लेने लगूंगी। तो आपकी पसंद के, आपकी चॉइस के अगर टॉपिक्स थ्योरी में हो तो वो ज्यादा अच्छा है, आपको देखने के लिए कंफर्टेबल होंगे और आप कहीं ना कहीं अपनी जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है क्लासेस को देखेंगे। तो आप लोग अपने इस प्रश्नों को जो है वो तैयार करें, कॉपी में नोट डाउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया ही करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करें। अगली प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।